जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज बात शुरू करते हैं एक कहावत से। एक बात को समझिए कि आजकल के जो कंपिटिटर्स हैं वो ऐसे ही हो गए हैं कि इसे कहीं पे सोना लुटाया जा रहा है और वो वहां पे खड़े होके ये सोच रहे हैं कि काश कोयला मिल जाता, काश कोयला मिल जाता तो बात बन जाती। कहाँ तलाशूं कोयला। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं समझ में आएगा। आप सीधी सीधी बात समझिए कि यूपी पीएससी जब अपने पेपर सेटर्स को इंस्ट्रक्शन देती है पेपर बनाने के लिए, तो उसमें वो कहती है कि आप सिलेबस के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनाएंगे। ये नहीं कि आपके शहर में कहीं पे बैंक में 10 लाख की लूट हो गई तो वो किस गैंग ने लूटा था आप पूछ देंगे, ठीक ना। एक आध क्वेश्चन इस तरह के कभी डाल दिया तो आप लगेंगे गैंग गैंग का नाम पूछने, ठीक। लेकिन वो भी उनके सिलेबस का पार्ट होता है। तो अब कुछ भी आप तलाश रहे हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं कि सिलेबस में तो कुछ बहुत मेंशन है नहीं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द वो क्या करते हैं, टॉपिक तलाशते हैं और उस टॉपिक से क्वेश्चन देना शुरू करते हैं। होता क्या है, कई बार वो नया क्वेश्चन बनाते हैं और जब उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही रहते हैं तो कई बार पीवाईक्यू में वो एक आध ऑप्शन आपको मिल जाता तो वहां से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास ही उनको रहना है, ठीक। अगर वो उसके इतर क्वेश्चन बना देंगे तो जो लास्ट में सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं प्रश्नों का कि किन प्रश्नों को फाइनल पेपर में डालना है, वो उन प्रश्नों को बाहर करते हैं, ठीक। उन प्रश्नों को वो क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन को उनको रखना, पेपर सेटर को, नहीं तो उनका क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिया ही नहीं जाएगा। अब क्या होता है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास ही क्वेश्चन बनते हैं, आसपास ही क्वेश्चन बनते हैं, तो होता क्या है कि जब आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और कई बार इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने कंटेंट और फैक्ट आपको मिल जाते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन भी इनके आसपास बनाए जाते हैं तो वो उससे एलिमिनेट होकर के वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। लेकिन आप तो अपनी ही धुन में हैं, बस वही बात है, आप अपनी धुन में रहना है आपको। आपको लगता है कि जो भी किताब में, अरे भाई कोई किताब यूपी पीसीएस के लिए नहीं लिखी जाती है। जब आप देखेंगे तो उस पर लिख देगा एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, ये एग्जाम वो एग्जाम, सब 10 एग्जाम वो कवर करता है। लेकिन आपको अपना सिलेबस कवर करना है। आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, आपको कार दे दी गई है, आपको क्या किया गया है, कार आपको दे दिया गया है, लेकिन रास्ते का चयन तो आप करते हैं ना भाई। कार से, अगर दिल्ली में कार है तो कार से दिल्ली से चंडीगढ़ भी लोग जा रहे हैं और दिल्ली से लखनऊ भी लोग जा रहे हैं, दिल्ली से आगरा भी जा रहे हैं। तो कार देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है दिल्ली से चंडीगढ़ ही सिर्फ जाएंगे। अब मान के चलिए एक ही सड़क है तो सड़क पे लोग चल के एक्सीडेंट भी करा ले रहे हैं, लोग सड़क पे चल के जो है अपना रास्ता भी तय कर रहे हैं, ठीक। लोग सड़क पे चल के विवाह के लिए भी सफर करते हैं, लोग सड़क पे चल के अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलने का भी सफर तय करते हैं, लोग सड़क पे ही चल के, देखे होंगे आप लोगों की अर्थी भी जाती है, ठीक। तो उस सड़क से अलग अलग उद्देश्यों के साथ लोग क्या करते हैं, लोग सफर करते हैं, लेकिन सबके उद्देश्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन आपके उद्देश्य अलग है, लेकिन आपको क्या पता है, बस आपने सड़क पकड़ ली है या आपने कार पकड़ ली, बस कार से किधर भी चलो तो हमको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। अरे भैया, जब चंडीगढ़ जाना है दिल्ली से तो चंडीगढ़ वाला रास्ता पकड़ोगे ना, कि कार अगर चला दोगे तो इधर भी चला दोगे तो चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे ना। तो बस किताब मिल गई है तो आप अपने रास्ता चयन कीजिए ना सबसे पहले, कि मुझे कौन सा किताब सेलेक्ट करना है और किताब से कौन सा रास्ता तय करना है, तो किताब को मुझे किस तरीके से यूज करना है, ठीक। एग्जाम क्वालिफाई करना तो उसके लिए मुझे कौन सा किताब, बस
किताब मिल गई तो किधर भी चलना शुरू कर दिए। एग्जाम पेपर सेटर की मानसिकता को समझो ना, पेपर सेटर के मानसिकता को समझो। उसको बोला गया है इंस्ट्रक्शन में कि पीवाईक्यू के इर्द गिर्द, तो सबसे पहले आप ये तैयार करिए ना। अब आप एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप एक बात बताइए ना कि पोस्ट कितने हैं, 1000, फॉर्म कितने भरे जाते हैं, 10 लाख फॉर्म, 10 लाख के आसपास भरे जाते हैं, ठीक। तो 9,99,000, 9,99,000 लोगों से क्या किया जाता है, उन लोगों से सिर्फ पैसा वसूला जाता है कि सब लोग ऐसा करो, 100-100 रुपया दे दो, सब लोग जो है 100-100, 125, 150, 150 दे दो। 10 लाख लोग दे देते हैं तो वो अपने परीक्षाओं की व्यवस्था कर लेते, ठीक ना, अपने परीक्षाओं की व्यवस्था कर लेते हैं। बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक, और लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं। एग्जामिनर सेटर जो पेपर सेटर है उसको भी पता है, और बाकी लोगों को भी पता है कि एग्जाम में क्या आना है, लेकिन लोग बस बहे जा रहे हैं, किधर चलना कुछ पता ही नहीं। अरे भैया, पीवाईक्यू पहले तैयार कर लो ना। किसने रोका है तुमको, किसने रोका है तुमको जेआरएफ वाली किताब पढ़ने से? पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तैयार कर लो, फिर उसके बाद कुछ भी तैयार करते रहो ना। यार सही बताऊं, लोगों को लगता है कि ये बहुत कम है, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ज़्यादा होता है ना कि मतलब याद करते करते हालत ख़राब हो जाती है। मतलब आपसे 1 किलो का लोड उठ नहीं रहा है और आप 1 कुंटल का सोच रहे हैं कि वो 1 कुंटल वाला जिस दिन मिल जाएगा मैं उसको उठा के सर पे चलूंगा। ये तैयार कर लो। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% नहीं तैयार होगा, ये 99% नहीं हो सकता है, ये पहली शर्त है। सिलेक्शन की पहली शर्त है, 99% नहीं हो सकता है ये। अगर यहाँ से 50 क्वेश्चन आए हैं, रिपीट हो रहे हैं 50 क्वेश्चन, या इन कंटेंट के हेल्प से 50 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपने अगर 45-46 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप रेस से बाहर हैं, आप पहले ही रेस से बाहर हैं, समझ लीजिए। आप जी मर्जी जितना मन करे टेस्ट लगा लीजिए, जितना मन करे पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक। क्योंकि नया तो फिर नया होता है, फिर उसके लिए टाइम भी चाहिए, फिर उसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती है, ठीक। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आंसर हैं, जिनको मैंने पॉइंटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर इनके भी उत्तर आपको नहीं आ रहे हैं, तो यानी जो पुराना है, जो पूछा जा चुका है, वो तो आपको आ नहीं रहा है, और आप सोच रहे हैं जो आएगा, जो अभी प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, वो आप कर लेंगे। मतलब जो प्रश्न आ चुका है, जो प्रश्न आपके पास, जो आपके पास अधिकार क्षेत्र में है, जो आप आसानी से आपको मिल सकता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो तो याद ही नहीं है आपको, वो आप कर नहीं पा रहे हैं, उसके उत्तर आपको पता नहीं है। और जो आने वाला है एग्जाम में, जिसका अभी अता पता ही नहीं कि वो कौन सा प्रश्न है, आप सोच रहे हैं वो करके आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मजाक लगा रखे हैं। मतलब आप सोचिए कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके साथ में आपके पिताजी हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी क्या खाते हैं, मतलब खाने में क्या पसंद करते हैं, कहाँ घूमना पसंद करते हैं आपके पिताजी, कहाँ जो है वो पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, ठीक ना, कौन से रिश्तेदारों को पसंद करते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी कहाँ घूमना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, या फिर आपके भाई के बारे में जो आपके साथ रह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं हमको पता नहीं है, इसका उत्तर नहीं पता, और आपसे कहा जा रहा है कि आपके घर में एक मेहमान आने वाला है आज के साल भर बाद, या 2 साल बाद, या 6 महीने बाद। अब बताइए उसको वो क्या पसंद करेगा, खाने में वो क्या पसंद, आप कह रहे हैं मैं ये बता दूंगा। मेरे पिताजी जो जिनके साथ मैं 10 साल से रह रहा हूँ उनके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो आएगा ये मैं बता दूंगा क्या खाने में पसंद करेगा। ये तो वैसी ही बात हो गई ना कि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन जो पहले से पूछा गया है वो मुझे नहीं पता, ठीक। और आप अपने आप से ये उम्मीद लगा के जाते हैं कि आप एग्जाम में पास करेंगे। ये यहाँ पे एक चीज लिख दूं मैं, ठीक ना, यहाँ पे 100% मतलब पत्थर की लकीर ले लीजिए मेरे से, मतलब पत्थर पे लिखवा के मेरे से ले लीजिए।
कि जिसको मिनिमम 90% अगर वो क्वेश्चन सही नहीं कर रहा है पीवाईक्यू का, ये गलत हो जा रहे हैं, वो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। कोई भी एग्जाम बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड किए कोई व्यक्ति चाहे कितना भी 30 मार्क खा बन ले, एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकता। ठीक, कोचिंग वालों को कोर्स बेचना है तो वो तो बोलेंगे ही। जैसे आप ये बताइए, चलिए एक बहुत साधारण सा उदाहरण लेते हैं। आज आपका समय थोड़ा सा जा रहा है, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। कि क्या मारुति वाला कहता है क्या कि मारुति वाले से पूछेंगे कि आपकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो कहेगा जे अगर टाटा की गाड़ी में लड़ा दो ना मेरी गाड़ी ले आके, तो धुआं धुआं हो जाएगा। मतलब पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ भी था। वो कहेगा ही नहीं कि मेरी, कभी नहीं मानेगा कि मेरी गाड़ी जो है वो टाटा से कमजोर है, वो तो कहेगा धुआं धुआं उड़ा देगा। ठीक, तो कोई अपनी कमी कभी मानता नहीं है। ये आप पे है कि आप क्या चूज करेंगे, आप क्या सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो आज इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, बाकी मर्जी आपकी। अब मैं घुस के आपके अंदर तो आपको नहीं समझा सकता, आपका बिलीव है तो जो मन करे वो करिए। ठीक, मैंने अपना भरसक प्रयास किया, हो सकता है कुछ गलत सही भी बोल दिया हूँ, ठीक ना, पर मैंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया कि मैं आपको समझा पाऊँ पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? अभी इसका उत्तर आपको पता नहीं है कि गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आप कह रहे हैं कि परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं याद करा तो नहीं कर पाओगे ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे से पूछ दिया जाएगा जो प्रश्न कभी नहीं आया एग्जाम में कि गुरु नानक जो है खाने में क्या पसंद किया करते थे, तो मैं वहां कर दूंगा। किस तरह के बेईमान आदमी हो यार। ठीक, अपने साथ गजब की बेईमानी करते हैं आप लोग। आपसे ये मैं खुद नोट बैठ करके बनाता हूँ और पढ़ाता हूँ, आपसे एक पेज का नोट्स नहीं बन पाता है। ठीक, और आप कहते हैं कि मैं जो है मेंस में 3 घंटे में 3 घंटे में 40 पेज की कॉपी लिख करके मैं अधिकारी बन जाऊंगा। यहाँ पूरे दिन भर में एक पेज नहीं लिखा जाता है आपसे। क्या मतलब, किस तरह की बेईमानी आप लोग खुद के साथ करते हैं। हम्म, हंस हंस मतलब आपको खुद पे हंसी भी नहीं आ रही है ये बात सुन के। ठीक, चलिए, गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर गुरु अंगद। ये उत्तर पता था आपको, ये पढ़ाया तो नहीं जा रहा, बस पीवाईक्यू है, उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कराया जा रहा है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट अल्फाबेट वाज क्रिएटेड बाय गुरु अंगद, यानी गुरुमुखी जो लिपि थी, गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किसने किया था? गुरु अंगद ने। गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने किया। किसने? गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा की जमीन दी थी, वो सिख गुरु कौन थे? बताइए। वो सिख गुरु कौन थे? वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, बताइए कौन थे वो आप लोग। इसमें एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है आंसर। अब जैसे अगला भी है, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, कौन था बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, गुरु तेग बहादुर। कौन? गुरु तेग बहादुर। हेमकुंड
ताराकुंड, ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर प्रसिद्ध सिख गुरु अवस्थित हैं? बताइए कौन सा स्थान है? बताइए कौन सा स्थान है? वह सिख गुरु जिसका जन्म पटना में हुआ था। वह सिख गुरु जिसका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह। मैंने जानबूझ के कई जगह आंसर नहीं डाला है ना, कई जगह मैंने जानबूझ करके आंसर नहीं डाला है ताकि आपको क्योंकि जब यहाँ पे आंसर दिया रहता है ना तो आपको ऐसा भ्रम होता है कि मुझे तो सब याद ही था, है ना, मुझे तो सब याद था। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है आपको फिर समझ में आता है अरे ये तो मुझे याद ही नहीं था। अब जाइए बुक खोल के पढ़िए। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की वहां पर समाधि पाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है कि इसमें निहित है कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किसने किया था, सिखों के सैनिक व्यवस्था का गठन किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक। द सिख गुरु हु फाउंडेड खालसा पंथ इन 1699। द सिख गुरु हु फाउंडेड खालसा पंथ in 1699 was गुरु गोविंद सिंह। ठीक। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव या लक्ष्मण देव? लक्षण देव या फिर लक्ष्मण देव। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? दलीप सिंह। अब इनमें से अगर आप कह रहे हैं द लास्ट रूलर ऑफ सिख अंपायर वाज दलीप सिंह, यही नहीं आपको पता है, तो पता है एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में क्रम लगाने को दे देगा। एग्जाम में क्या करेगा? 1 2 3 4 कह देगा इनको क्रम से लगाइए और इनको दलीप सिंह को नंबर 4 पर रख देगा। दलीप सिंह को नंबर 4 पर रख देगा। ठीक। अब 1 2 3 4 4 3 2 1 3 4 1 2 ऐसे करके विकल्प दे देगा। तो जिसको ये याद है कि नंबर दिलीप सिंह को मैंने पढ़ा हुआ है कि वो अंतिम शासक थे, तो सबसे अंतिम में दलीप सिंह का नाम आएगा यानी नंबर 4 पे। तो जो नंबर 4 जहां पे लास्ट में दिया होगा वही उत्तर टिक कर देगा। हो सकता है 2 जगह 4 दिया तो एटलीस्ट 50% तो वो एलिमिनेट कर लेगा। लेकिन नहीं, आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ेंगे और अगली बार जाएंगे तो पूरा आप क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करके इतनी बड़ी उसको याद करेंगे और फिर जाके बोलेंगे ये बड़ा कठिन परीक्षा, पूरा बड़ा बड़ा लिस्ट बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। याद कर लो, पीवाईक्यू याद कर लो, जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो फिर पड़े रहोगे इधर उधर चक्कर में। ठीक। व्हाट वेर द रीजन फॉर मराठा राइज? मराठाओं के उत्कर्ष का कारण क्या था? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में। किसमें? सलहार के युद्ध में। कब? 1672 में। कब हराया था? 1672 में। राइट। शिवाजी का जन्म हुआ था, शिवाजी का जन्म हुआ था कब? 1627 में। कब? 1627, कहीं कहीं 30 दे देता है। अब एक और चीज बता दूं बीच में कि जो लोग पीवाईक्यू याद कर लेते हैं ना, जैसे एग्जाम में बोलता है ना कि आसपास सिलेबस के आसपास ही रहेंगे आप, तो जो पीवाईक्यू रह लेते हैं, रट लेते हैं ना, वो जब बुक भी पढ़ते हैं, जब बुक भी पढ़ते हैं तो वो पीवाईक्यू और पीवाईक्यू के आसपास की चीजें पढ़ते हुए निकल जाते हैं। पीवाईक्यू और पीवाईक्यू के इर्द गिर्द की चीजें पढ़ते हुए निकल जाते हैं। ठीक। फालतू चीजों पे वो ध्यान ही नहीं देते और जो सोचते हैं जो महारथी पहले बन लो, वो पूरी बुक रटने का प्रयास करते हैं।
और होता क्या है 30-40% सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं भैया। जब रटने की क्षमता तो सबकी एक ही है ना, वो 30-40% सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं, यही कंप्लीट करके एग्जाम में चले जाते हैं, फिर 30 से 40% नंबर भी पाते हैं वो। जैसे एग्जाम में 50 क्वेश्चन के आसपास करके आ जाते हैं। ठीक, शिवाजी का जन्म कब हुआ था, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, अफजल खान। कौन? अफजल खान। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, अफजल खान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। कौन सा नगर? आगरा। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ठीक। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास। क्या नाम था? रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालक्रम: चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण तथा उसको लूटना। अफजल खां प्रकरण क्या था, जरा ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। किसने गठन किया था? शिवाजी ने। अब जैसे देखिए, जिसको ये पता चल गया कि अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने, किसने किया था? शिवाजी ने किया था। अब वो पता चल गया कि अष्टप्रधान को पूछ चुका है कि शिवाजी ने गठित किया था, तो अब ये हो सकता है पूछ दे कि उनके अष्टप्रधान में कौन कौन लोग थे, हो सकता है। तो वो कौन कौन लोगों को फोर्स करके थोड़ा सा पढ़ेगा, और जिनको पता ही नहीं है उनको लगेगा अरे ये तो बड़ा भारी चीज है, कठिन है, बॉक्स में दिया बहुत फ्रैक्ट है, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो यानी जो उनको छोड़ना है वो पढ़ के चले जाएंगे, और जो उनको पढ़ना है वो छोड़ के। ठीक ना? देखिए आगे, शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे पेशवा, अमात्य, वकिया नवीस, शुरनवीस, सचिव, सुमंत। ठीक। दबीर, सेनापति, सरे नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। क्या था मंत्रिपरिषद का नाम? बताएगा कोई? तो, ये क्या था? सरनोबात। मराठा प्रशासन, मराठा प्रशासन में सैन्य प्रशासन के इसका संबंध था सरनोबात का। कोई बताए कमेंट करके था क्या? ये देखिए, शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लारी और टंका। ठीक। शिवाजी के अष्टप्रधान में से जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत। अब यहां से समझिए, बड़ी अच्छी चीज हो गई। देखिए, आप कहेंगे सर बार बार बीच में रोक रहे हैं, बहुत जरूरी है समझना है। यहाँ देखिए, दिखा शिवाजी के अष्टप्रधान में जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो था सुमंत। तो या तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया होगा, और या तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने, ये क्वेश्चन पूछा। तो जिसने अष्टप्रधान का गठन किसने किया? शिवाजी ने, जो पूरा टॉपिक पढ़ के गया होगा कि हाँ इसके इर्द गिर्द पढ़ना है, वो जो है ये भी कर लिया होगा कि उसमें विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था, वो अष्टप्रधान कौन कौन थे, तो सुमंत पे वो टिक लगा देगा, हो जाएगा उसका। ठीक। The silver coins circulating in Chhatrapati Shivaji state were rupee, lari and taka. संभाजी के बाद, संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया किसने? संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया किसने? किसने बनाया था बताइए? यानी पूछा जा रहा है कि संभाजी के बाद कौन आया था, अगर विकल्प में क्या क्या दे तो आप क्या मारेंगे उत्तर में, बताइए। पेशवाओं के शासन का सही क्रम क्या है?
पेशवाओं के शासन का। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और माधवराव। तब आप पूरा निकाल के याद कर जाइए ना, इन्हीं चारों का सिर्फ याद करेंगे, पूरा निकाल कर याद कर जाइए। ठीक, फिर यहाँ देखिए पूछ दिया सही कालानुक्रम क्या है, फिर यहाँ पे पूछ दिया। फिर लास्ट में पूछा मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बना कब, किस वर्ष? 1750 में। कब बना? 1750 में। ठीक, तो ये थे आपके जो है ये मराठा साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक, आप इनको सॉल्व करिए, इनको समझने का प्रयास कीजिए और विचार कीजिए कि आखिर जो प्रश्नों के उत्तर इसमें नहीं दिए थे वो प्रश्नों के उत्तर आपको याद नहीं थे, तो क्या जिनके जिनके उत्तर दिए थे वो भी याद आते आपको? तो क्या आपको नहीं लगता पीवाईक्यू पे काम करने की ज़रूरत है? तो मैंने इसके पहले वाली पूरी सीरीज में पीवाईक्यू की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट की हुई है, इसके पीछे की पूरा सीरीज देख डालिए, और या तो खुद से पढ़ लीजिए, जो जैसे इच्छा करता है, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।